नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 2 साल के सूखे के बाद राहत की खबर। मौसम विभाग का बम्पर मानसून का अनुमान। मराठवाड़ा समेत सूखाग्रस्त इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद। डूबे कर्ज के मुद्दे पर आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, बकाया कर्ज का आंकड़ा होना चाहिए सार्वजनिक। वसूली के लिए उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी। कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार की छुट्टी। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का फैसला। सोमेन मित्रा को दी गई जिम्मेदारी। भारत अमेरिका के बीच सैन्य साजोसामान के समझौते पर सैद्धांतिक सहमति। दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक। भारत में सेना की तैनाती से अमेरिका का इनकार। अजलान शाह हॉकी कप मुकाबले में भारत की बड़ी जीत। पाकिस्तान को 5-1 से हराया। न्यूजीलैंड से मुकाबला कल। और आइए देखते हैं पहली खबर। सूखे और पानी की किल्लत की खबरों के बीच मौसम विभाग ने आज एक अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। मानसून के सामान्य से 6% ज़्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। 2 साल के सूखे के बाद इस साल जमकर पानी बरसेगा। मौसम विभाग ने देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। अनुमान के मुताबिक इस साल 104 से 110% तक बारिश होगी, जो कि सामान्य से ज्यादा है। मानसून 2016 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 94% है, जो कि दीर्घावधि औसत के 96% या उससे अधिक जिसको मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मानसून 2016 वर्षा के न्यून होने की संभाव्यता मात्र 1% है। मौसम विभाग के मुताबिक अच्छे मानसून से मराठवाड़ा समेत उन इलाकों में ज्यादा अच्छी बारिश के आसार हैं जो फिलहाल भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्योंकि सूखा व्यापक क्षेत्र पे, लेकिन खास तीव्रता जो है मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के ये भाग है। तो मोटे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो पश्चिमी तट है, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है, वो तथा मानसून ट्रफ जोन है जिसमें कि सेंट्रल इंडिया और ये क्षेत्र भी सम्मिलित है, इनमें बेहतर होने की संभावना है। हालांकि मानसून के पश्चिम तट पर पहुंचने के बारे में मौसम विभाग बाद में अनुमान जारी करेगा। मानसून के सामान्य रहने की सबसे बड़ी वजह है समुद्री सतह में तापमान बदलाव और दूसरी प्राकृतिक घटनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो के कमजोर होने और ला नीना की स्थिति बनने से बेहतर मानसून आता है। पिछले साल सामान्य से 14% कम बारिश हुई थी, जिसके चलते अनाज पैदावार में कमी के साथ ही 10 राज्यों को भीषण सूखे का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और उधर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उम्मीद जताई है कि मानसून के सामान्य रहने से अनाज उत्पादन में इजाफा होगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा उत्पादन होने का द्वितीय अग्रिम अनुमान में आया है, और जो मौसम की अभी भविष्यवाणियाँ हो रही है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 16-17 का जो वर्ष होगा उसमें अधिक उत्पादन होगा। और मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीपी यादव साहब हैं, जो कि हेड हैं वेदर फोरकास्ट डिवीजन में। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। और सबसे पहले तो आज आप लोगों ने जो एक अच्छी खबर दी है पूरे देश को, खासतौर पर किसानों के लिहाज से, किस तरीके से आप लोगों ने जो प्रोडिक्शन किया है, क्या ये ओवरऑल मैं कहूँ कि पूरे देश के हालात सामान्य रहने के हैं, या फिर कुछ खास रीजन हैं, कुछ खास क्षेत्र हैं जहां पर बारिश सामान्य हो सकती है लेकिन कहीं पर ये कम भी हो सकती है? देखिए, 2 तरीके से हम मानसून की फोरकास्ट का अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले अप्रैल में ज़्यादातर जो हमारा अनुमान होता है वो समूचे देश के लिए एक
एक कड़ी के रूप में होता है और उसका हम अपडेट जारी करते हैं मई या जून के महीने में, जहां हम अलग अलग क्षेत्रों में कितनी बारिश होगी, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, वहाँ उसका ज़्यादा विश्लेषण करके बताते हैं। साथ ही साथ मई और जून का जो फोरकास्ट है उसमें जुलाई और अगस्त माह में कैसी कैसी बारिश होगी, क्योंकि वो कृषि के लिए बहुत अहम माना जाता है, तो वो भी हम अनुमान जून या में जब हम अपना अपडेट जारी करते हैं तो वो बताते हैं। आज का जो हमारा अनुमान है ये मोटे तौर पर समूचे देश के लिए है। जब हमने कहा है कि जितनी बारिश होती है देश में उससे 6% ज़्यादा होगी, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं मॉडल्स के माध्यम से वो भी ये दर्शा रहा है कि इस साल मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप महीनावार डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चारों महीनों में बारिश होगी। ऐसा नहीं है कि 2 महीनों में ज़्यादा बारिश हो जाए, बाकी 2 महीने में बहुत कम बारिश हो जाए तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इस साल डिस्ट्रीब्यूशन के भी अच्छे होने के आसार हैं। साथ ही साथ अगर क्षेत्रवार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हालांकि जैसे मैंने बताया आपको, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम जून में अपना दूसरा अनुमान जारी करेंगे तब बताएंगे, लेकिन जो आज हमको दिखाई देता है मॉडल्स के माध्यम से, जो उत्तर पूर्वी भारत है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आते हैं, जो बहुत घने बारिश के क्षेत्र माने जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में थोड़ी बारिश सामान्य से कम रहेगी। तो वो भी एक वेलकम है कि वहाँ अगर इतने घने बारिश के क्षेत्रों में बारिश कम होती है तो फ्लड वगैरह कम आते हैं। दूसरा, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है उसके आसपास का जो क्षेत्र, वहाँ वैसे भी मानसून की बारिश, दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश कम होती है, तो वहाँ थोड़ा कम होने की संभावना है। अदरवाइज बाकी समूचे देश में इस साल की बारिश के अच्छे होने के आसार हैं। यानी या तो जो मैं कहूँ कि जो आपने कहा कि दो बातें अच्छा प्रमुख रहेगा, अनइवन जो बारिश हम देखते थे वो नहीं होगी जी, और यानी कि क्षेत्रवार और मौसम महीने के लिहाज से अगर देखें तो भी बारिश कमोबेश, बारिश यानी बरसात जो महीने होते हैं 4 महीने आमतौर पर माना जाता है, उन हर महीने में सामान्य सी बारिश होगी, यानी चारों महीनों में होगी। जी जी। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर, जो आपने पूर्वानुमान जताया है, इसमें कितने बदलाव की उम्मीद और जो बड़े फैक्टर हैं वो कितना असर डाल सकते हैं अगले 1 से 3 महीने के अगर दरमियान आगे की बात करें तो? देखिए, 2 बड़े फैक्टर्स हैं जो जिसका मानसून की बारिश पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। जो समुद्री फैक्टर्स हैं, एक तो एलिनो है, आप सभी जानते हैं इस नाम को अब, और दूसरा इंडियन ओशन डाइपोल है, यानी कि हमारा जो भारत का, जो हिंदुस्तान का जो ओशन है उसमें टेम्परेचर किधर ज़्यादा है, अरब सागर की तरफ ज़्यादा है या बंगाल की खाड़ी तरफ ज़्यादा है। ये 2 फैक्टर्स हैं जिनका मानसून की बारिश पर बहुत ज़्यादा असर होता है जब हम समूचे देश की बारिश की बात करते हैं या एक सीजन के में देश पूरे सीजन में बारिश की बात करते हैं। अब जो एलिनो है वो पिछले 2-3 महीनों से लगातार वीक हो रहा है, जिसकी वैल्यू पहले 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सामान्य से ज़्यादा था इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, अब वो लगभग 1.5 हो गया है। तो यानी कि 3 डिग्री से उसमें कमजोरी आते आते अब उसमें जो हीटिंग जितनी नॉर्मल से ज़्यादा है वो सिर्फ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की है। तो ये तो शर्तिया हो चुका कि एलिनो कमज़ोर पड़ रहा है, और अगर ये ट्रेंड जारी रहा, और जैसे दूसरे मॉडल्स भी हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल, डायनेमिकल मॉडल, वो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि मानसून के आते आते ये और कमज़ोर पड़ जाएगा, और बल्कि मानसून के सेकेंड हाफ में तो ये बिल्कुल न्यूट्रल या यहाँ तक कि ला नीना तक में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक ये फैक्टर है, इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस समय। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हो सकता है, इसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए उस बदलाव को ध्यान में रख के ही हम जून में मानसून का अपडेट जारी करते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि हमने जो 106% का अनुमान जारी किया है मानसून देश में, समूचे देश में बारिश का, आप ये मत सोचिए कि वो इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि कहीं कुछ चिंता वाली बात आ जाएगी। कुछ परसेंट 1, 2, 3, 4 इधर उधर जरूर होने की संभावना रहती है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बड़े बदलाव की संभावनाएं बहुत ना के बराबर है। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपने अच्छी खबर सुनाई। एक आखिरी सवाल सर, कि मॉनसून का जो आने का वक्त है, क्या इसके बारे में कोई अभी प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी है, या फिर कोई उम्मीद दिखती है कि जो एक नॉर्मल समय सीमा है उसी के दरमियान इर्द गिर्द रहेगा? देखिए, मैं दो चीज़ें बता दूं कि मानसून का जो आने का जो समय होता है उसमें लोकल और रीजनल फैक्टर्स ज़्यादा काम करते हैं, कि मैडन जूलियन ओसिलेशन, MJO की क्या पोजीशन है,
इक्वेटोरियल जो मानसून फ्लो आता है साउथ हेमिस्फीयर से वो उठ के नॉर्थ की तरफ आता है, उसकी क्या विंड स्पीड बनी हुई है, तो उसका बहुत एडवांस में या बहुत जल्दी फोरकास्ट या बहुत पहले अनुमान लगाना उतना सटीक नहीं निकलता है। इसीलिए हम लगभग 15 मई के आसपास ये अनुमान लगा देंगे कि इस साल मानसून का आगमन देश में कब होगा, जल्दी होगा, देर से होगा, सामान्यतः होगा। लेकिन आज की डेट को अगर हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगमन मानसून का जो देश में होगा वो भी लगभग सामान्य तिथि के आसपास ही होगा। फिर भी उसका पूरे मतलब डिटेल्ड में जो विश्लेषण करके अनुमान हम मई के मिड में जारी करेंगे, क्योंकि मानसून आप सभी जानते हैं कि लगभग जून के लास्ट वीक में एंटर करता है और केरला में जून के फर्स्ट वीक में एंटर करता है। बिल्कुल। तो अगर केरला में मानसून 1 जून के आसपास आता है तो हम लगभग 15 मई यानी कि 15 दिन पहले उसका पूर्वानुमान जारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीपी यादव साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। और उधर कई राज्य इस समय सूखे से परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा योजना का फंड जारी करने में देरी को लेकर केंद्र से नाराजगी जताई है, तो कोर्ट ने कहा है कि राशि पहले जारी होनी चाहिए थी। उधर भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन से पानी की सप्लाई शुरू हो गई है, लेकिन ये काफी नहीं हो पा रही। लातूर के स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन 5 लाख लीटर पानी लेकर आई है। टैंकर के जरिए पानी को वाटर प्लांट में लाकर ट्रीटमेंट के बाद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा परमानेंट अरेंजमेंट में हम कर रहे हैं। यहाँ से वेल से ट्रीटमेंट प्लांट तक की पाइपलाइन का काम इन प्रोग्रेस है। वो एक 8-10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से पाइपलाइन से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाएगा और वहाँ से फिर छोटे टैंकर द्वारा सिटी में वितरित किया जाएगा। एक टैंकर भेजा था, वो भी 4 घड़े मिले उसमें से। वो बोलते हैं कि 200 लीटर हम देते हैं, लेकिन कहाँ देते हैं किसको पता नहीं। महाराष्ट्र में करीब 15,000 गांव गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इसमें मराठवाड़ा और विदर्भ के हालात बेहद खराब हैं। जलाशयों में नाम मात्र का पानी बचा है। तालाब, कुएं और हैंडपंप सूख चुके हैं। हालात ये हैं कि कई जगहों पर धारा 144 लगानी पड़ी है। इन इलाकों से बड़े पैमाने पर पलायन भी जारी है। जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कमाने जा रहे थे। कहाँ पे? हरियाणा। क्यों जा रहे हो? सूखा पड़ गया गाँव में, कुछ है नहीं तो जा रहे कमाने के लिए। महाराष्ट्र की तरह बुंदेलखंड में भी भीषण सूखा पड़ा है। पहले फसलें बर्बाद होने और अब पानी की किल्लत के चलते इस इलाके से लोगों का पलायन हो रहा है। लोग रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। गांव छोड़ के भी जा रहे लोग पानी के वास्ते, जहाँ पानी की अपनी सुविधा हुई वहाँ जाते हैं। वन्य जीवों की हालत तो और भी बदतर है। पानी नहीं होने से जानवरों की बड़े पैमाने पर प्यास से मौत हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दूसरे राज्यों में भी पानी की किल्लत शुरू हो गई है। देश के 9 राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা चलो। विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। चलो एकला चलो एकला चलो। और अब आज चुनावी खबरों की। चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को कोलकाता के पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया है। उनकी जगह सोमेन मित्रा को शहर के पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज इसका ऐलान किया। बीजेपी ने राजीव कुमार की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। पार्टी ने उन पर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया था। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि मौजूदा विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाएंगे। 92 साल के करुणानिधि तिरुवरूर सीट से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। ये उनका गृह क्षेत्र है, जहां 2011 के चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। पार्टी के मुताबिक करुणानिधि 23 अप्रैल से सादापेट से पार्टी के प्रचार का आगाज करेंगे।
जबकि 25 अप्रैल को वो तिरुवरूर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी ने गठबंधन के तहत सीट बंटवारा कर लिया है और डीएमके के पास 176 सीटें हैं, लेकिन डीएमके ने अब तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पार्टी के मुताबिक करुणानिधि 3 चरणों में पार्टी का प्रचार करने तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई जिलों में भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बड़ी कंपनियों से कर्ज वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने जानना चाहा है कि किसानों से वसूली के लिए उनकी ज़मीनें बेच दी जाती हैं तो फिर बड़े लोग कैसे बच जाते हैं। कोर्ट ने बकाया कर्ज की जानकारी सार्वजनिक करने का पक्ष भी लिया। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के डूबे कर्ज पर मंगलवार को रिजर्व बैंक से कई सवाल पूछे। कोर्ट का मानना था कि उद्योगपतियों और कंपनियों पर बकाया कर्ज की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। हालांकि आरबीआई ने इसे गोपनीयता का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रकम इतनी बड़ी है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ने यहाँ ये हलफनामा दाखिल कर दिया कि भाई इसको सार्वजनिक ना किया जाए। कोर्ट ने उनसे ये बोला कि भाई तुमने क्या स्कीम निकाली है जिससे कि तुम ये इंश्योर कर सको कि आगे से कम इस तरह के रेकलेस लेंडिंग नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर व्यापक बहस होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से उन मुद्दों की सूची बनाने को कहा है जिन पर जिरह जरूरी है। इसमें वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने डिफॉल्टरों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने ये भी टिप्पणी करी कि एक छोटे छोटे किसान जो हैं उनको थोड़ा सा अगर डिफॉल्ट हो जाता है तुम लोग तो उनकी ज़मीन वमीन बेच देते हो, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने हजारों करोड़ ले रखे हैं वो लोग पैसे पे पैसा लेते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डूबे हुए कर्ज में बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट के आदेश पर आरबीआई ने उन 150 कंपनियों की सूची सौंपी है जिन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। पीटीआई के मुताबिक साल 2012-13 से लेकर 2015-16 की तीसरी तिमाही तक बैंकों ने 1,14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल हाई कोर्ट ने पुथेंगल मंदिर हादसे की जांच सीबीआई से कराने पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शाम से लेकर सुबह तक मंदिरों में आवाज वाली आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। वहीं पुलिस ने आज 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुतिंगल मंदिर हादसे के 13 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। इनमें मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव समेत 7 सदस्य शामिल हैं। ये लोग हादसे के बाद से फरार थे और मंगलवार सुबह उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इनके अलावा आतिशबाजी का ठेका हासिल करने वाले 2 कंपनियों के 6 कर्मचारियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। Once is actually culpable homicide, not amounting to murder, and then exposes of suicide. इस मामले पर केरल हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य में शाम से सुबह के बीच मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर छिपाए गए पटाखों का पुलिस को पता क्यों नहीं चला। हाई कोर्ट के एक जज ने सोमवार को चिट्ठी लिखकर मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक की मांग की थी। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका में बदल दिया। उधर मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक के लिए 14 अप्रैल को राज्य सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। In that meeting we will discuss this, and in that meeting the concerned ministers, opposition leader and all the party leaders will be there. Then we will discuss. This is a major policy decision. We will take a proper decision after the deliberations of that meeting. पुतिंगल मंदिर में रविवार तड़के आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लग गई थी। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 383 लोग घायल हैं। इस आतिशबाजी के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका सैन्य साजो सामान समझौते पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं और इससे दोनों देशों की सेनाएं मरम्मत जैसे कामों के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग करेंगी। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि भारत में अमेरिकी सेनाएं तैनात करना समझौते का मकसद नहीं है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर के बीच मुलाकात में दोनों देशों ने सैन्य रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की।
दोनों देशों में सैन्य साजो सामान की एक दूसरे के यहाँ मरम्मत से जुड़े समझौते पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा वार्ता करने पर भी सहमत हुए हैं। इसमें दोनों देशों के अधिकारी हिस्सा लेंगे। We also agreed soon to conclude a commercial shipping information agreement to help our navies work together to defend our countries and promote and protect global commerce. दोनों देशों की नौसेना के बीच होने वाली वार्ताओं में अब पनडुब्बियों से जुड़े मसले भी शामिल होंगे। दोनों देशों ने नौवहन में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर दिया है। Defense cooperation is a central pillar of India's multifaceted relationship with the US. A stronger India-US partnership will promote peace, stability, and progress in our region and the world. वार्ता के बाद दोनों देशों ने साझा घोषणा पत्र भी जारी किया। दोनों देश रक्षा उत्पादों से जुड़ी तकनीक में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर और जेट इंजन की तकनीक शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने देवनार डंपिंग ग्राउंड के बहाने आज स्वच्छ भारत अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को काम करना होगा। राहुल 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर थे, जिसका आज आखिरी दिन था। राहुल ने मुंबई में सराफा कारोबारियों से मुलाकात भी की। मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष मुंबई के देवनार डंपिंग मैदान का जायजा लेने पहुंचे। स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि मुंबई देश के विकास का प्रतीक है, जहां कचरे के ढेर लगना ठीक नहीं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को भी निशाना बनाया। सिर्फ स्वच्छ भारत बोलना और स्वच्छ भारत करना 2 अलग बातें हैं। दुख की बात यहाँ है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है कि इसको हम कैसे साफ करें। राहुल गांधी जावेरी बाजार में हड़ताल पर बैठे सर्राफा व्यापारियों से भी मिले। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी के मामले पर व्यापारियों को समर्थन की बात दोहराई। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। अब आग बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी किसी भी वजह से मुंबई जब जाते हैं अपने पार्टी के काम से, तो इन सब चीज़ों के सामने पहुंचकर फोटो सेशन करा लेते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई थी, जिसके धुएं से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष के वहां जाने से यह मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की। दिल्ली में बाघ संरक्षण पर 3रे एशियाई मंत्रिस्तरीय बाघ संरक्षण सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि बाघों के अवैध शिकार से बचाना एक बड़ी चुनौती है। बाघों के संरक्षण को विकास से जोड़कर देखना चाहिए, लिहाजा वन और वन्यजीव प्राणियों को हम अलग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के मुताबिक दुनिया के कई देशों में बाघों की रिहाइश घटने के साथ ही बाघों की तस्करी पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। सम्मेलन में 700 से ज्यादा बाघ विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हिस्सा ले रहे हैं। As a country having more than 70% of the global tiger population, India is committed to complement the initiatives of other tiger range countries. मलेशिया में चल रहे अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 5-1 से हरा दिया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बनाना शुरू किया और खेल के चौथे मिनट में मनप्रीत सिंह ने पहला गोल किया, लेकिन पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बराबरी कर दी। लेकिन एसपी सुनील ने भारत को एक बार फिर बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में भारत ने एक के बाद एक 3 गोल कर भारत को 1 के मुकाबले 5 पर पहुंचा दिया। भारत की ओर से कलंदर सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने गोल किया। SP Sunil did get a touch. Simon Taylor did not hesitate for one moment and India have taken the lead back. और अब कुछ अहम खबरें संक्षेप में। NIA अधिकारी तंजील अहमद हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जैनुल और रेयान नाम के आरोपियों ने अलग अलग मामलों में तंजील की मदद मांगी थी, जिसे तंजील ने इनकार कर दिया था। प्रत्युषा बनर्जी मौत मामले में कोर्ट ने उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज की अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक रोजाना पुलिस के सामने पेश होने के कहा है। हरियाणा के मुरथल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान गैंगरेप की खबरों पर पुलिस ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में दर्ज FIR में गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
महाराष्ट्र के भिवंडी में मंगलवार को 4 मंजिला कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि इस समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। किसी तरह के भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा ने डांस बार नियंत्रण अधिनियम को सर्वसम्मत से पारित कर दिया है। नए अधिनियम के तहत महाराष्ट्र में शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक ही ये खुलेंगे और इसके अलावा रिहायशी इलाकों में डांस बार खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लोगों के अनुरोध पर ही ये नाम बदला गया है। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 123 अंक 24,145 पर बंद हुआ और निफ्टी 37 अंक की बढ़त के साथ 7,708 पर। अमेरिका ने बांग्लादेश में ब्लॉगरों की हत्या की जांच में FBI से सहयोग की पेशकश की है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लिखने वालों की हत्या के कई मामले सामने आए। ब्राजील के निचले सदन ने राष्ट्रपति दिल्मा रोसेफ के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया है। रविवार को निचले सदन के सदस्य महाभियोग के लिए वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार को गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी दी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।